प्रिय साथियों, 2 साल बाद इलेक्शन है और ऐसी चर्चाएं आ रही हैं कि बस कल ही इलेक्शन है। 2 साल में 720 दिन होते हैं और भारत का जनमानस के पास एक दिन और एक हफ्ते से ज़्यादा का संसाधन नहीं होता है। इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि 720 दिन के बाद इलेक्शन है, देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है और ये 720 दिन वो कैसे काटेंगे, क्योंकि सरकारें अब इलेक्शन में व्यस्त हो जाएंगी, सूचना तंत्र उनके लिए लॉबिंग करने में व्यस्त हो जाएंगे। देश की हाल बहुत ही बदतर है। बेरोज़गारी का तो कुछ पूछना ही नहीं है। दुनिया की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। अभी अमेरिका में हमारे भाई मारे गए हैं। इन सब पे कहीं चर्चा नहीं है। चर्चा है कि एएमयू में किसी एक सरफिरे ने किसी का हाथ में बंधा हुआ कलेवा छेड़ दिया और किसी सरफिरे ने गुजरात में ढेला फेंक दिया और उसके लिए पुलिस ने वहाँ मारा, और मारा भी ऐसे कि वो दर्शाया जा सके कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है और लोगों को अब इस बात का एहसास होना चाहिए। देखिए, हमने कुछ गरीब लोगों को मारा। ये भी पता नहीं कि वो सच में घटना है या वो भी स्टेज्ड है, क्योंकि आज के डेट में राजनीति जो है वो संसाधन बटोरने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। हम सब उसके साक्षी हैं। देश को लेकर कोई चिंतित नहीं है, और ख़ासकर देश का मतलब उसकी जनसंख्या, उसकी गरीबी, उसके गरीब लोगों के संग न्याय, वहाँ शांति व्यवस्था, इन सब को लेकर किसी को चिंता नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 720 दिन को एक दिन बताने के लिए 2024 शब्द चुन लिया गया है। 2024 में इलेक्शन है, इसको लेके चर्चाएं गर्म की जा रही हैं। और 720 दिन आपका ख़त्म हो जाए, उसमें कितने लोग मरेंगे इसकी किसी को चिंता नहीं है। वैसे ही है जैसे 1990 में गोलियां चली, राम भक्तों की हत्या हुई, और आज जो है वो लोग मित्र हैं, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। लेकिन आप देख लें कि सरकार उन भक्तों की आ चुकी है। उन भक्तों में से कोई भी भारत सरकार में मंत्री नहीं है। ये समस्या है आरएसएस के अंदर भी कि वो उनका पर्पस क्या है। वो 80 साल में एक राजनीतिक नेतृत्व देने में लायक व्यक्ति नहीं चुन पाए जो सरकार में मंत्री संभालें और अपनी अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करें। उनके पास आदमी ही नहीं है। वो रिटायर्ड अधिकारियों से अनुरोध करके उनसे सरकारें चलवा रहे हैं। राजनीति की व्यवस्था कमज़ोर होती जा रही है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमज़ोर होता जा रहा है। ये हम सब देख रहे हैं पिछले 8 सालों में। सबसे बड़ी बात है कि भारत अगर राजनीति विहीन हो जाएगा तो इसका दिशा कौन देगा, ये भविष्य इसका कौन निर्माण करेगा, इसके लिए फिर कौन बलिदान देगा। ऐसे तो ये बहुत ही भयावह स्थिति की तरफ हम लोग एक शून्य की तरफ बढ़ रहे हैं। यह वह शून्य नहीं है जिसे विवेकानंद जी ने कहा था। यह वह शून्य है जब जीवन ख़त्म होने पर एक डॉक्टर बताता है कि अब ये सांस अंतिम चल रही है, इसके बाद ये जीवन ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद इसे जलाना पड़ेगा। हम उस शून्य की बात कर रहे हैं कि उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि भारत के राजनीति का अपना स्थान, सरकार में उनका नेतृत्व, उनकी दिशा निर्देश देने की क्षमता खत्म हो चुकी है, जिसको लेके राहुल गांधी जी चिंतित भी दिखे। और उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की कि राजनीतिक लोगों को जगाएं। उन्होंने खुद भी कोई पद नहीं लिया, फिर भी उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की कि शायद इस देश में सोए हुए लोगों को जगाया जाए। और
जो भी हो, आरएसएस हो, बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो या जो भी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, जो भी हो, कम से कम वो इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि सत्ता जो है वो एक छोटा हो जाए राजनीति के लिए। सरकार राजनीतिक लोगों के लिए छोटी दिखने लगे कि कोई भी बैठ जाए उस पर, कोई भी उसकी पॉलिसी नियंत्रण करें, और जो जेल राजनीतिक साख रखते हैं वो लोग उससे दूर रखे जाएं या दूर रहें। ये तो बहुत ही एक अपमानजनक भी है लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक व्यवस्था के लिए, उस आज़ादी की लड़ाई के लिए जिसमें गांधी जी को जब एक ब्रिटिश शासक ने कहा कि आप अपना देश नहीं चला पाएंगे, तो गांधी जी ने कहा आप मेरे पे छोड़ दो, हम लोग को जैसा चलेगा वैसा चलाएंगे। लेकिन शायद जिस हिसाब से आज का सरकार का गठन हुआ है, जिसमें राजनीतिक के लोगों की स्थान ही नहीं है, पूरी कैबिनेट ही रिटायर्ड ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करके बैठा के चलवाया जा रहा है, तो लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या अब नहीं हो सकती। मेरे देश के सभी भाइयों, आप लोग जागें और सरकार से कहें, चाहे उनके पास आरएसएस के लोग हों या जो इतना 80 सालों से सत्ता के लिए, परिवर्तन के लिए और नियम परिवर्तन के लिए इतने बेचैन थे, वो लोग सत्ता को संभालें, वो ओथ लें अपने लोगों से जिन्होंने अविवाहित रह के अपनी पूरी जीवन एक सिद्धांत के लिए जीने का, एक अपने हिसाब से देश चलाने के लिए सोचा, वो ओथ लें। पीछे क्यों हैं वो? पीछे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य में कमी है, या उनकी बातें झूठी थीं, या उनके सारे क्रियाकलाप में कोई एक छिपा हुआ षड्यंत्र था, या किसी वो बाज़ार के विशेष के लिए काम कर रहे थे और वो बाज़ार विशेष जो है अब उनको दबा दिया है कि अब आप जो है ज़रूरत नहीं है, हमारा बाज़ार पे कब्जा हो गया है, भारत के बाज़ार पे, और हम उसके लिए आपका आभारी हैं, आप खाइए पीजिए सोइए आनंद लीजिए, और वो सत्ता चला रहे हैं। तो अगर ये सच है कि एक बाज़ार विशेष की बाज़ार, भारतीय बाज़ार के ऊपर कब्जा करके और इसको अपने बाज़ार के लिए सिर्फ भारत का प्रयोग करना, इस उद्देश्य के लिए अगर कोई संस्था 80 साल से काम कर रही है, तो वो संस्था तो पीएफआई का उद्देश्य से वो हो सकता है कि वो खूनी और वो क्रिमिनल एंड वो आतंक के सहारे कर रहे हों, लेकिन एक इकोनॉमिक आतंक भी कोई खराब मतलब छोटा मोटा आतंक नहीं होता, ये भी बहुत बड़ा आतंक है कि आप एक बाज़ार पे कब्जा करने के लिए 80 साल से जनमानस के बीच में भ्रम फैला रहे हैं और अपनी एक नीति बता रहे हैं, और आप जब मौका आया है 8 साल से आपको उस नीति पे, उन लोगों के लिए, उस समाजवादी व्यवस्था के लिए जिसमें राम राज्य की परिकल्पना की जाती है, जहाँ पे सारे धर्म को, लोगों को इतनी खूबसूरती के संग, इज्जत के संग रखा गया, न्याय को सर्वश्रेष्ठ माना गया, न्याय देना, और राम के राज्य में तो हर व्यक्ति को राजा से मिलने का हक होता था, उससे पूछने का हक होता था, और 8 साल से जो राजा लोग हैं उनके यहाँ तो, हमारे यहाँ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन से मीडिया उसकी भी हिम्मत नहीं है कि जाके पूछ ले कि भैया आप राजा हैं बताइए। और राम के यहाँ तो एक औरत जाती है और घंटी बजाती है और रामचंद्र जी महल से बाहर आ जाते हैं। तो वो इतने अकाउंटेबल थे, वो लोग इतने जवाबदेह थे अपने राज्य के लिए, जनता के लिए, और अपने उस सिंहासन के लिए जिस पर बैठते थे कि हम ये सिंहासन जवाबदेह सिंहासन है। तो ये बहुत लोकतंत्र के लिए, खासकर उस आज़ादी के बाद पाए हुए हमारे जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, उसके भविष्य है, उसके लिए प्रश्न चिन्ह लगता है कि
उसमें बहुत सारे विचार के लोग अपना अपना राजनीतिक दल बनाए और चलाए और संघर्ष करते रहे। लेकिन ये पहली बार है जो राजनीतिक संघर्ष किए वो सत्ता में नहीं हैं, वो सरकार में ओथ नहीं ले रहे हैं। तो इससे लगता है कि वो या तो राजनीति कर ही नहीं रहे थे या किसी भारतीय बाजार पे को कोई अतिक्रमण करना चाहता था, जिसके लिए उन्हें एक आर्मी बनाया था। अगर ये है तो ये अच्छी बात नहीं है और ये देश के लिए खतरनाक भी है, जनता के संग धोखा भी है और देश के संग भी धोखा है। इसलिए मेरी आग्रह है कि सबसे पहले तो आप लोग न्यूज़ में भी मैं देख रहा हूँ जो आजकल एक नई संस्थाएं आ गई हैं, टाटा स्काई और बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं जहाँ फ्री के चैनल है जो 100-150 में मिलते हैं। वहाँ भारतीय बाज़ार और भारतीय बाज़ार से संबंधित कोई सूचना होती ही नहीं है। उसमें म्यूजिक देते रहते हैं और बोलते रहते हैं, मतलब एंकरों में ये क्षमता भी नहीं है कि अपनी वाक्य से, अपने स्पीच से वो जनता को आकर्षित कर सकें। उन्हें एक म्यूजिक के साथ में बोलना होता है। तो ये सब एक बड़ी प्रश्न चिन्ह बन रही हैं कि हम कितने असक्षम लोगों के द्वारा शासित हो रहे हैं। इसलिए हम सब जगें और जगाएं भी अपने आसपास, हम सब बुद्धिजीवी लोग जगाएं भी कि भाई ये हमारा कल बहुत ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए अमेरिका में मारे जाने लगे लोग, 10-12 लोग मर चुके पिछले महीने में ही, और कोई कारण नहीं है। ऐसे तो हर जगह हमारे लोग गए हुए हैं, करोड़ों लोग। उनकी जान को भी जब हमारी सत्ता कमज़ोर होगी, अदूरदर्शी होगी, तो हमारे जो भाई बाहर हैं उनके लिए भी खतरा है जीवन का। इसलिए हम सबको बहुत सजग रहना होगा और सरकार को, जो राजनीतिक पार्टी है उसको भी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी के तरीके से देश चलाए। ये नहीं कि कोई कैबिनेट में एक बैठ जाए, बाकी रिटायर्ड लोगों को रिक्वेस्ट करके रख ले, और वो पेंशनर बेचारे जो है क्या कर सकते हैं, पेंशनर हैं वो लोग तो, और उन लोगों से सत्ता का बागडोर देते, और जो राजनीतिक लोग हैं वो पीछे से बैठे हुए क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, अकाउंटेबल ही नहीं है, जवाबदेही ही नहीं। तो मैं आपको इसी के संग दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।